ध्यान दीजिए बच्चों, आइए थोड़ा सा जोश के साथ आओ यार, तुम लोग एकदम जोश पैदा कर लो कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, पढ़ना ही है, समझ रहे हो ना। और इतना मतलब बेहतर तरीके से इसको करने की कोशिश करो, इतना बेहतर तरीके से कि जब एग्जाम में लिखो तो कलम रुके ना, कापी पे चलती रहे चलती रहे। और याद आए कि हम लोग ठंडी की रात में 10 बजे पढ़ाई किए थे केमिस्ट्री। अंडरस्टूड बेटा। इतना अपने अंदर अगर संकल्पित हो के काम करते हो तो 100% मैं श्योर हो कि हर बच्चा 95 प्लस को टारगेट करेगा, हर बच्चा 95 प्लस को टारगेट करेगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ रहे हो ना, सारे लोग एकदम जागरूक हो जाओ। मैंने अभी कुछ देर पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मीनिंग बताया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, जो उनका वॉइड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो बड़े होते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट, सारे एलिमेंट के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बनता, कुछ ही एलिमेंट्स हैं, समझ हमारी बात ना, जिनकी साइज उस वॉइड के साइज के ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, बराबर हो जाते हैं। तो उस वॉइड में ट्रैप होके और उसके साथ क्या कर लेते हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बेहतर चीज एक पूछा गया यहाँ पे कि अगर कोई एलिमेंट का इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब भी कोई एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जाए बनेगा तो एलिमेंट अपने फ्री स्टेट से क्या चला गया, इम्प्योरिटी स्टेट में चला गया। क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ऐड हुई तो उससे क्या होगा, उसका मास तो बढ़ ही जाएगा। और जब मास बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट्स है अपने पेरेंट्स कंपाउंड, पेरेंट्स मेटल से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बेटा लिखते चलना, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, एकदम रट जाना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, द enthalpies of atomization, enthalpy of atomization of transition metal, देखो टीएम मतलब ट्रांजिशन मेटल, आर क्वाइट हाई, क्वाइट हाई। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है, बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा एक। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वाई एक्ट एज कैटलिस्ट बिहेवियर। तो कल पे इस पे काम हो चुका है कि कैटलिस्ट बिहेवियर इसलिए करता है क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो। और कह रहे कि हाई एटमाइजेशन इंथैल्पी क्यों होता है बेटा, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के वजह से हमारा इसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, लिख लो, इससे मैं बोल रहा हूं। द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट, लिखो इसका आंसर। The transition element, transition metal, the transition metal या element exhibit high enthalpy of high enthalpy of atomization, high enthalpy of atomization because they have, लिखते चलना बेटा, they have large number
of unpaired of electron in their atoms, due to which due to which due to which they have stronger interatomic interaction and hence stronger bonding between atoms। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा हो जाता है किसका? टीएम मींस ट्रांजिशन मेटल। क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो जाता है, यहां से समझना है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? ज्यादा होते हैं। और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा होने के वजह से जो इनके बीच में इंटर एटमिक इंटरेक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये 2-3 पॉइंट पकड़ना ही है। पहला पॉइंट क्या समझना है कि इनके पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्ट्रॉन्गर इंटर एटमिक इंटरेक्शन होता है। इंटर एटमिक इंटरेक्शन होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उन एटम के बीच में। इसलिए हमारा ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? हाई होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? हाई होता है। समझ में आया बच्चों? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल मेटल है, ध्यान दीजिएगा। इज लोअर देन जिंक। इस क्वेश्चन को करने से पहले तो ये जानोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, तब तो इन दोनों को कंपैरिजन करोगे, तब रिजल्ट लिखोगे। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि एक ऐसी एनर्जी है कि जो आइसोलेटेड गैसियस एटम से, गैसियस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है, समझ हमारी बात ना? मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी एलिमेंट को देनी पड़ती है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं? आयनाइजेशन, या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो देखो जब कोई ऑर्बिटल फुली पेयर्ड हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहते हो ना, आपको याद होगा जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ रहे थे, तो वहां पे कह रहे थे कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन फुल फिल नहीं, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन लेता है। क्या होता है? हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन लेता है। इसीलिए कहते थे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो कॉपर ने क्रोमियम, तो क्रोमियम का कितना होता है? 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन होगा 3d5 और 4s1। क्या होता? 3d5 4s1। और जब जिंक का करेंगे तो जिंक का 30 है, ये क्या हो जाएगा? आर्गन 3d10 और 4s2। देखो ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन में है और ये क्या? हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको पता है
कि फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन देखो फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन इज हायर स्टेबिलिटी देन क्या होगा बेटा, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन। समझ मारी बात। हेंस आयनाइजेशन इन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्या होगा बेटा, जिंक इज हायर देन क्या होगा बच्चों, क्रोमियम। कोई दिक्कत समझ आ रहा है क्या? यस सर। एक क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउट ऑफ Cu2Cl2 और CuCl2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखो यहाँ पे Cu2Cl2 है, एक आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu2Cl2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और CuCl2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आ रही बात। और अभी इसका आंसर हो जाएगा CuCl2 हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन क्या होगा, CuCl2। समझ में आ रही बात। बिकॉज क्या कहोगे, बिकॉज Cu इन ऐसे लिखना, इन Cu2Cl2 कॉपर एग्जिस्ट Cu प्लस। समझ में आ रही बात। एंड CuCl2 कॉपर एग्जिस्ट इन क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऐसे लिख सकते हो Cu2+। हाँ देखो यहाँ पे Cu2+ लिखे तो है, Cu2+। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CuCl2 जो है वो Cu+ स्टेट में है। आप निकाल सकते हो बेटा। देखो CuCl2 है, कॉपर का यहाँ पे लिख सकते हो लेट अस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, तो X है, Cu इज X। तो कितने Cu हैं बेटा, 2 हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2Cu को X और 2X, और एक क्लोरीन का कितना होगा, -1। तो कितना होगा, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबका पावर क्या है, 0। यहाँ पे 2X इज इक्वल टू क्या होगा, +2। तो X इज इक्वल टू क्या होगा, +1। देखो यहाँ प्लस होना गया। अगर यहाँ पे इसको देखते हो CuCl2 को, तो इसको X मानो, -2 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या होगा, +2। तो यहाँ पे कॉपर देखो, इस वाले केस में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें क्या होगा, +2। और अभी लिखे हो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात ना। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हेंस हमारा इसी में ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। तो इसलिए ए वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, CuCl2 से। अंडरस्टूड बेटा, हो जाएगा क्या। ये लिख लोगे कि भाई एक क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर बन जाएगा कि नहीं बनेगा। हेलो, देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज मींट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या गिव एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। ठीक, पहले तो सबसे पहले जानेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। मतलब एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। लिख लो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप समझ चुके हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन
रिएक्शन वो है जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और एक ही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा हो, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो इसका आंसर क्या होगा? हेडिंग डाल दोगे ऐसे, डिस्प्रो डिस्प्रो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ऐसे हेडिंग डाल लोगे और फिर लिखोगे द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट undergoes self oxidation and self reduction. द रिएक्शन इन विच एक एलिमेंट का पूर्ण रूप से सेल्फ ऑक्सीडेशन हो और सेल्फ रिडक्शन हो। समझ में आ रही बात ना? रिडक्शन साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे क्या कर रहा है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, देखो, एलिमेंट अंडरगो पूर्ण रूप से सेल्फ ऑक्सीडेशन हो और सेल्फ रिडक्शन हो और दोनों क्या हो? एक साथ हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। अंडरस्टूड बेटा? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का। कॉपर को एक्वा सॉल्यूशन में डाल सकते हो Cu प्लस, तो देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करेगा। समझ में आ रहा है बेटा ना? देखो, एक कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करेगा तो कितना बन जाएगा? Cu2 प्लस बन जाएगा। तो अगर ये 2 मोल लेते हो तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, समझना, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा Cu2 प्लस। देखो, ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ पे क्या होगा? Cu2 प्लस। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तब क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअल में रिएक्शन हो क्या जाएगा? 2Cu प्लस टेंस टू Cu2 प्लस 2Cu, ये सॉलिड हो जाएगा। देखो, एक Cu प्लस से यहाँ पे बढ़ रहा है और एक Cu प्लस यहाँ पे घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो देखो, यहाँ +1 से +2 में जा रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। यहाँ +1 से 0 पे जा रहा है, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देख रहा हो ना? एक ही कॉपर का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही कॉपर का एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? बता लोगे कि नहीं बता लोगे? हेलो, तो अब आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शन? देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट? तो आंसर लिखते समय क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। किसका डालेंगे? एलिमेंट्स का। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि डी ऑर्बिटल कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है, इसलिए हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लिख लो इसका आंसर, लिखो आंसर, लिखो इसका। दीज एटम्स आर आयंस, कैरेक्टरिस्टिक, लिखना फटाफट। दीज एटम्स आर आयन, दीज
Atoms are ions whose d orbital are incomplete in ground state. In ground state are most common oxidation state. Are most common oxidation state are called transition element. Transition एलिमेंट। देखो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छा हम बनाते हैं। कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा एटम या आयंस जिनके पास डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीट हो। किस अवस्था में, ग्राउंड अवस्था में। देख रहे बेटा ना, एटम्स या आयंस जो जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो अपने ग्राउंड स्टेट में, समझ मारी बात ना, या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत? ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी इसको कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा क्या शो करता है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट 3 to 12 ग्रुप तक शो करता है। कहां से कहां तक बेटा, 3 to 12 तक। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया जाए ट्रांजिशन एलिमेंट का, n-1 D1 to 10 और क्या होता है ns2। कोई दिक्कत? n-1 D1 to 10 ns2। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यस सर। हेलो। और इसमें कहां से कहां तक 3 से 12 रहते हैं, इसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे अब इसका करे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आप हेडिंग डालोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक बिहेवियर। दूसरा क्या कहोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक बिहेवियर के बाद क्या कहोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते। डी ब्लॉक के एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ साथ और क्या बनाते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के साथ कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। बता लेंगे कि नहीं? यस सर। हो जाएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इसको करते हैं बेटा, इसको आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमको पता है कि ये परमैग्नेट आयन, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। MnO4- एक तरह का परमैग्नेट आयन है, परमैग्नेट आयन है। और ये परमैग्नेट आयन काम करता है किस तरह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एकदम रट जाना चाहिए। मतलब इसका काम क्या है, अपना रिडक्शन कराएगा। तो अपना रिडक्शन कराएगा MnO4- से, तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करा के Mn2+ बनाएगा, याद रख लेना। और फेरस को ऑक्सीडेशन करा देगा, फेरस को फेरिक में। चलिए ध्यान देते हैं, इसको करते हैं हम लोग। जैसे हमको पता है कि ये परमैग्नेट आयन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन कराएगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीज 2+ आयन में। और यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में वाटर जोड़ते हैं। तो जितना इधर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ऑक्सीजन एटम,
1 ऑक्सीजन एटम। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, तो राइट साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल जोड़नी पड़ेंगे? 4। 4 मॉलिक्यूल अगर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हो तो हाइड्रोजन इधर तो एक भी नहीं है। यहाँ पे इसे किस मीडियम में है बेटा? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। मतलब अगर इधर 8H प्लस ऐड कर देते हैं, 8H प्लस ऐड कर देते हैं तो ये रिएक्शन पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक परमैंगनेट आयन, ये पूरा इक्वेशन लर्न कर लो, एक परमैंगनेट आयन अगर अपना रिडक्शन कराता है तो मैग्नीज आयन में आ जाता है। किसमें आ जाता है बेटा? मैग्नीज आयन में। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो ये क्या करे, ये अपना रिडक्शन कर रहा है और ये फेरस को फेरिक में चेंज कर देगा। मतलब यह Fe2 प्लस का एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? यह Fe3 प्लस। कोई दिक्कत? देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो होगा क्या बेटा? 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन टेंस टू Mn2 प्लस, अब प्लस क्या होगा? 4H2। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5Fe2 प्लस टेंस टू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 क्या होगा बेटा? 5Fe3 प्लस। सही है ना? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। रिएक्शन रियल में हो क्या जाएगा? 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस टेंस टू Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस और प्लस क्या होगा? वाटर हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है अच्छे से? सर 4H2 होगा ना? हाँ 4H2 होगा। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा इसका। कितने लोग को अच्छे समझ आ गया? हेलो। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको तो करके आइएगा। सर बताया था, क्या बता दे? ये देखो एक चीज तो आपको रटना पड़ेगा बच्चों कि ये जो परमैंगनेट आयन है ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे और अपना ऑक्सीडेशन करा ले, सॉरी अपना रिडक्शन करा ले और दूसरे का ऑक्सीडेशन करा ले। तो जब परमैंगनेट आयन अपना रिडक्शन कराएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 7 है। ये 5 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन करा के और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैग्नीज आयन से। और एसिडिक मीडियम में मैंने आप लोग को रिडक्स रिएक्शन में ही सिखाया था कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़ देते हो? पानी जोड़ देते हो। क्या जोड़ देते हो? पानी जोड़ देते हो। और ये देखो फेरस को फेरिक में चेंज कर लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन किया? 1 इलेक्ट्रॉन। फेरस को किस में चेंज कर देगा? फेरिक में। अब क्या होगा? देखो यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाता है? ये तो है 5 इतना कट गया, ये हमारा क्या होगा? रिएक्शन मिल जाएगा, जिसको क्या कहोगे? इस स्टेज में हमारा ये डेटा कंप्लीट हो रहा है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। आप लोग से हो जाएगा।